अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। आज हम डिसीजन मेकिंग को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले डिसीजन मेकिंग से पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो थी रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ कॉस्टिंग ऐसी होगी जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट होगी। और उसमें हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया, हमने अवॉइडेबल कॉस्टिंग को डिस्कस किया, हमने संक कॉस्ट को डिस्कस किया, हमने जो है फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्कस किया। कौन सी ऐसी कॉस्टिंग है क्योंकि जो कि डिसीजन मेकिंग से रेलिवेंट होगी, ऐसी तमाम कॉस्टिंग जहाँ पे आपका कैश का इनफ्लोज या आउटफ्लोज फॉर द फोर्थ कमिंग अकाउंटिंग पीरियड होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले हम डिसीजन मेकिंग को डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होती है, डिसीजन मेकिंग इज द कंक्लूजन ऑफ ए प्रोसेस by which one one chooses between the two or more available alternative course of actions for the purpose of attaining the basic objective or for the purpose of attaining the business objective। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये मैनेजमेंट प्रोसेस कराता है। अब इसके अंदर जो होता है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग के हमारे पास फाइव और सिक्स जो मेन स्टेप्स होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना होता है कि हमारे पास जो है नंबर वन क्या है। हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि बिजनेस के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है। इससे पहले हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर इससे पहले हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी वो यही की थी कि उसमें हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने जब बजट्स की बात की थी, फंक्शनल बजट्स की बात की थी या मास्टर बजट की बात की थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो सेल्स का टारगेट है वो कैसे हम अचीव करते हैं। ठीक है, इसमें हमने परचेज बजट को भी डिस्कस किया था। देन परचेज बजट हमने प्रोडक्शन बजट को डिस्कस किया था। देन हमने मटेरियल यूजेज बजट को डिस्कस किया था। देन हमने परचेज बजट को डिस्कस किया था। देन हमने लेबर कॉस्ट के बजट को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने वाइल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। इधर वी आर अनएबल टू अटेन द सेल्स टारगेट, इधर वी आर अनएबल टू attain the production target, or either we are unable to attain the purchase target। सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बिजनेस में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देन जो सेकंड जो इसमें स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना होता है हमने लिमिटिंग फैक्टर को। आइडेंटिफाई करना होता है हमने लिमिटिंग फैक्टर को। हमने ये देखना होता है कि हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो अपने सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। देन फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सेल्स टारगेट जो कि हम अचीव नहीं कर रहे, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम अपने सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, या हम ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ऐसी कौन सी लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। आपने आइडेंटिफाई करना होता है लिमिटिंग फैक्टर को कि कौन सी चीज हमें लिमिट कर रही है, कौन सी चीज हमें रेस्ट्रिक्ट कर रही है टुवर्ड अवर प्रोडक्शन, टुवर्ड अवर परचेज, टुवर्ड अवर सेल्स टारगेट, जो भी विच एवर द केस इज। द थर्ड स्टेप इसमें ये होता है कि हमने डेवलप करना होता है पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स को। अगर हमें एक चीज की लिमिटेशन आ रही है तो हमें देखना होता है कि उसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या चीज मौजूद है। देन नंबर फोर में हमने करना होता है कि हमने तमाम जो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको हमने क्या करना होता है, अल्टरनेटिव्स को हमने एनालाइज करना होता है। अल्टरनेटिव को जब हम एनालाइज करेंगे तो देन वी विल बी इन ए पोजीशन टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। देन वी विल बी एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये आपका स्टेप फोर हो जाएगा, स्टेप फाइव हो जाएगा। एंड देन फाइनली हम क्या करते हैं कि आप अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इसमें नंबर सिक्स और नंबर सेवन स्टेप्स ये हो सकता है कि वंस डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड, देन जब हम उसमें रिजल्ट्स अचीव करते हैं या अपने गोल को अचीव करते हैं, देन हम देखते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे जो हमने टारगेट सेट किए थे वो हमने अचीव कर लिए या नहीं किए, और अगर किसी वजह से नहीं हो सकता तो हमने वो कौन सी कंट्रोलिंग मेजर्स लेनी है कि हम जो वेरिएशंस आई हैं या जो वेरिएंसेस आए हैं हमारे किसी भी टारगेट के अंदर, हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर आने वाले सालों में हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी जो डिसीजन मेकिंग के अंदर एक इसकी बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है, मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Decision making is an intellectual process which involves selection of one course of action but out of many alternatives. Decision making will be followed by second function of management called planning. It is the top management which is responsible for all strategic decisions such as the objectives of the business, capital expenditures, decisions as well,
as such operating decisions as training of manpower and so on. Without such decisions, no action can take place and naturally the resources would remain idle and unproductive. The managerial decisions should be correct to the maximum extent possible. Again, जो इसका nutshell है वो यही है कि a decision is a conclusion of a process by which one chooses between the two or more alternative course of actions for the purpose of attaining the business objective. So अब अगर हम इसके आगे जो स्टेप्स को डिस्कस किया डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो जो स्टेप्स होंगे उसमें एग्जाम फोकस पॉइंट क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, देन आपने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर को, और इस क्वेश्चन के अंदर इन एक हायरार्की होगी जिसको हम एड्रेस करेंगे. हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर क्या सीखा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन आपने जाके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ रहा था हमने वो कैलकुलेशंस करनी सीखी थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कैलकुलेट करना सीखा था, देन हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, एंड देन हमने टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना सीखा था. सो एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि इफ एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन आस्क्स यू टू डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, फॉलो द 5 स्टेप अप्रोच शोन बिलो. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, देन आपने करना है कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, देन आपने करना है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. जो भी लिमिटिंग फैक्टर होगा, लिमिटिंग फैक्टर्स हमारे पास मटेरियल्स भी हो सकते हैं, अगर मटेरियल्स की हमारे पास लिमिटेशन आ गई है, कम पड़ गया है, तो हम अपनी जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर हमारे पास जो है लिमिटिंग फैक्टर वो डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, अगर डायरेक्ट लेबर हमारे पास या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर हमारे शॉर्ट हो गए हैं, देन तब भी हम अपनी प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन नंबर स्टेप 4 हम करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देगी पर लिमिटिंग फैक्टर आवर और केजी, उसको हम जो है हाईएस्ट रैंक करेंगे. स्टेप 5 होगा कि हम मेक प्रोडक्ट्स करेंगे इन रैंक ऑर्डर अंटिल स्केयर सोर्सेज इज यूज्ड अप ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान. सो अब हम ये करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटी सी एग्जांपल है, एक राहिल लिमिटेड मेक 2 प्रोडक्ट्स, हम इसको अटेम्प्ट करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये कैसे होगा, एंड फॉर विच there is unlimited sales demand at the budget sale price of each. X takes 3 hours to make and has a variable cost of rupees 18 and sale price of rupees 30, whereas Z takes 2 hours to make and has a variable cost of rupees 10 to make and selling price of rupees 20. Both products use the same type of labor which is restricted in supply. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि जो डायरेक्ट लेबर है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई, तो मे बी कि it would be a limiting factor. Determine which product should be made in order to maximize the profits. So मैं इसकी में आपके साथ एक यही क्वेश्चन मैं एक्सेल की शीट पे इसको ले जाता हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, देन हम इसको सॉल्व करते हैं. सो ये वही क्वेश्चन आ गया राहिल लिमिटेड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब हमने कैलकुलेशंस की थी, तो आप ये देखें कि हमारे पास जो सेल्स हैं या इसको आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस. हमने ये देखना है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टिमम बेनिफिट देगी, तो हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी है. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एक्स और प्रोडक्ट हमारे पास है जेड, फॉर विच देयर इज अनलिमिटेड एक्स टेक. एक प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है एक्स, एक प्रोडक्ट एक्स है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, जेड है. सो अब आप ये देखिए कि दोनों की जो सेल्स डिमांड है वो अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स डिमांड है. तो हम ये देखेंगे सेलिंग प्राइस जो है जेड की, एक्स टेक्स 3 hours to make and has a variable cost of rupees 18 and sale price of rupees 30. तो एक्स की सेलिंग प्राइस जो 30 है, whereas जो जेड की सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, वो 20 है. ठीक हो गया. तो इसको हम थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं ताकि आपको फिगर्स आसानी से समझ आ जाएं. ओके, सो हियर कम्स. सो आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एक्स की जो है सेलिंग प्राइस है, प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस वो 30 है और प्रोडक्ट जेड की जो सेलिंग प्राइस है वो 20 है. सो अब वेरिएबल कॉस्ट जो है हमें दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी गिवन है. सो वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट एक्स की है वो है 18 और जो है प्रोडक्ट जेड की है वो है रुपीज 10. तो अगर हम इसमें देखें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा अपनी एडिट क्लासेस में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो ये 30 माइनस 18, तो हमारे पास जो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा
हमारे पास जो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो हमारे पास आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ लेस, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट 10, नाउ यहाँ पे 10 आ रहा है। अब देखना ये है कि हमें जो प्रोडक्ट एक्स है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है यहाँ पे, जबकि प्रोडक्ट जी जो है वो हमें कम कंट्रीब्यूशन दे रही है पर यूनिट। तो हमें जो एक जनरल फिनोमेना है, अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है, कि जो है एक्स से हमें ₹12 पर यूनिट अर्निंग हो रही है, और प्रोडक्ट जेड से हमें जो अर्निंग हो रही है ₹10 पर यूनिट हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो आपने एज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेना है, वो ये देखना है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एंड हाउ मच आवर्स इट टेक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड। ओके, अगेन हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राहिल लिमिटेड मेक्स 2 प्रोडक्ट्स X, for which there is unlimited sales demand at a better sale price of each. X takes 3 hours to make. And has a variable cost of ₹18 and selling price of ₹30, whereas Z takes 2 hours to make. अब देखें, प्रोडक्ट X का 1 यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ आवर्स कितने चाहिए? 3 नंबर ऑफ आवर्स हमें कितने चाहिए इसके लिए? 3। वेयर एज अगर आपने प्रोडक्ट Z का 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो हमें नंबर ऑफ आवर्स चाहिए 2। सो अब हमने क्या करना है? अब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करना है पर लेबर आवर। एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, बोथ प्रोडक्ट्स यूज द सेम टाइप ऑफ लेबर विच इज रेस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई। इस क्वेश्चन के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि डायरेक्ट लेबर जो शॉर्ट है, दैट इज अ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर स्केर्स रिसोर्सेज वो करना है, वो ये है कि हमारा जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब अगर इसको हम डिवाइड करें 12 को 3 से, देखिए ना, आपका 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट एक्स का इन 3 आवर्स, और उससे आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है 12। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आर आ जाएगा, आप 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आर आ जाएगा 4, और यहाँ पे it takes 2 hours, so contribution margin that is ₹10 divided by 2 hours it takes to produce 1 unit, so it comes 5। now as a management accountant you can decide कि आपको कौन सी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे आपने द बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए क्या है कि आपने, अब देखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर सिर्फ लेके चलेंगे तो हम कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जब भी लेके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन को, तो हम कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। हमको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना होता है पर स्केर्स रिसोर्सेज। क्वेश्चन के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बोथ प्रोडक्ट्स यूज द सेम टाइप ऑफ लेबर which is restricted in supply, meaning thereby direct labor is the limiting factor जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन मुतासिर हो सकती है। अब हमने ये फैसला करना है कि हम वो जो हमारे पास अवेलेबल डायरेक्ट लेबर के रिसोर्सेज हैं, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर अप्लाई करें जहां से हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सो मीनिंग देयर बाय जो हमारी जो रैंकिंग करेंगे प्रोडक्ट की रैंकिंग करेंगे। सो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट रैंकिंग। तो ये जो हमारी रैंकिंग होगी, ये हमारी होगी फर्स्ट, और ये हमारी होगी सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश ये करेंगे कि हम तमाम के तमाम Z के यूनिट्स बनाएं, और फिर जो डायरेक्ट लेबर आवर्स बच जाएंगे उसे हम प्रोडक्ट X के ऊपर अप्लाई करें, ताकि हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम बेनिफिट्स या ऑप्टिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेलेक्ट आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग फैक्टर। देन आपने उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया, देन आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने पर डायरेक्ट लेबर अप्लाई किया, देन हमने डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिया। डिसीजन इंप्लीमेंट हमने ये करना है कि हम पहले जितने भी अवेलेबल आवर्स होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1000 आवर्स है, 2000 आवर्स है, सबसे पहले और हम जेड की डिमांड को मीटअप करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें पर डायरेक्ट लेबर आर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपॉन आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग का आपको समझ आया होगा। इसमें अगर कोई भी चीज आप ऐसी समझते हैं जो कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, या विच इज इन नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज यही से नोट करना है।
अगेन आई एम टेलिंग यू रेलेवेंट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर हमने यही चीजें पढ़ी थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन. सो आज जो हमने डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स को डिस्कस किया है, ये बहुत वाइटल स्टेप्स हैं. आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, देन आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करना होता है पर स्केर्स रिसोर्सेज. इट द स्केर्स रिसोर्सेज इधर इट वुड बी मटेरियल्स और इधर इट वुड बी डायरेक्ट लेबर, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑलवेज डायरेक्ट लेबर. सो आपने जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन वंस इट इज कैलकुलेटेड by mean of scarce resources, then you can decide कि which product we need to produce first and which product we need to produce second. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी सेंड कर दूंगा. सो जो भी आपको इसमें इश्यूज आते हैं, प्लीज अपनी क्यूरीज को नोट डाउन करें. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.